नमस्कार दोस्तों, द डेली ब्रॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के एडिटोरियल में जो कार्टून का रिप्रेजेंटेशन हुआ है वो कोविड की जो करंट इंडिया की सिचुएशन है उसको डिपिक्ट करता है। दिखा रहा है किस तरीके से पहली जो वेव थी उसको तो इंडिया ने मात दे दी है। मात तो खैर क्या ही दी है, बट ये कार्टून यहाँ रिप्रेजेंट करना है तो हम बात कर ही रहे हैं इसकी। तो जो पहली वेव है वो तो जा चुकी है, बट सेकेंड वेव जो है वो पहली वेव के कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और यहाँ पर ये चीज़ रिप्रेजेंट की गई है। अब मैं आपसे कॉमेंट सेक्शन में पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो ये शख्सियत दिखाई गई हैं ये कौन है। आप इसको बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप कमेंट सेक्शन में इसको ज़रूर बताइए। तो आज की जो कंडीशन है करंट इंडिया की चल रही है, स्पेशली अगर मैं बात करूं 8 राज्यों की, यहाँ पर टॉप पे कौन है? महाराष्ट्र। इन सब राज्यों में केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट अभी हमने पिछले 2-3 वीडियोज़ में डिस्कस किया था, जो एडिटोरियल्स आए थे वो सारे इन स्टेट्स को रिलेट करके ही आए थे। तो ये कंडीशन अभी करंटली चल रही है और देखते हैं आगे जाके क्या क्या डेवलपमेंट्स होने वाली है हमारी कंट्री की साइड से। उनको भी हम आने वाले एडिटोरियल्स में ज़रूर डिस्कस करेंगे। चलिए आज हमें डिस्कस करने हैं 4 अलग अलग एडिटोरियल्स। वैसे तो काफ़ी सारे एडिटोरियल्स आते हैं, लेकिन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से यानी डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से एडिटोरियल्स रेलिवेंट हैं हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। पहला एडिटोरियल जो है वो आरबीआई की यानी रिजर्व बैंक की क्या कंडीशन आज की डेट में चल रही है उसकी बात करता है। इन्फ्लेशन यानी जो महंगाई है उसको किस परसेंटेज रेट में टारगेट किया गया यहाँ पर उसकी बात की गई है। और कोविड की क्या कंडीशन अभी चल रही है, जिस तरीके से महंगाई को इफेक्ट हो रहा है उसकी यहाँ पर बात की गई है। ऑल्सो यहाँ पर लॉकडाउन की भी बात की गई है कि किस तरीके से लॉकडाउन जो है वो ओवरऑल इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ाएगा और जो 2 से 4% का रेट रखा गया है वो किस तरीके से इफेक्ट हो सकता है उसके यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगला आर्टिकल जो है वो वैक्सीन की शॉर्टेज के बारे में बात करता है, जहाँ एक तरीके से WHO का जो गवी इनिशिएटिव है, कोवैक्स इनिशिएटिव, उसके अंडर इंडिया क्या करने वाला है, बाकी सारे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं और जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको वैक्सीन सप्लाई करने वाला है। लेकिन इंडिया की खुद की 1% पॉपुलेशन अभी तक वैक्सीनेट नहीं हुई है। तो यहाँ पर उसी चीज़ की बात की गई है और इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कार्बन न्यूट्रलिटी यानी आपको पता होगा कि इंडिया के ने 2015 में पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के गोल को साइन किया था। तो उसके रिगार्डिंग आजकल हमारे डेट में कार्बन न्यूट्रलिटी हमें अचीव करनी है, कार्बन फुटप्रिंट अपना डिक्रीज करना है, ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है उसको कंट्रोल करना है। तो इन सब चीज़ों को एक साथ करने में क्या क्या दिक्कतें आने वाली हैं हमारे देश में, यहाँ पर उस चीज़ की बात की गई है। चौथे एडिटोरियल में लोक अदालत की बात की गई है। आपको पता होगा कि जो जुडिशियल सिस्टम है उसमें काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। तो यहाँ पर उस चीज़ की ही बात की गई है और बताया जा रहा है कि फ्यूचर में क्या क्या स्टेप्स लिए जाने वाले हैं ताकि ये जो अदालत हैं इनकी एफिशिएंसी बढ़ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले एडिटोरियल के साथ, स्टेइंग अकोमोडेटिव। अब यहाँ पर रिजर्व बैंक आज की डेट में क्या चीज़ें कर रहा है उसकी बात की गई है। करेंटली तो रिजर्व बैंक ने 2% से 4% के बीच में अपना जो इन्फ्लेशन का टारगेट है वो सेट किया गया है। 1990 से पहले ये होता था कि रिजर्व बैंक कभी ऐसा टारगेट सेट नहीं करता था कि इतने से इतने % के बीच में इन्फ्लेशन रखना है। लेकिन उसके बाद कमेटी का गठन हुआ और कमेटी के गठन से ये साबित हुआ कि इन्फ्लेशन को एक पर्टिकुलर टारगेट रेंज के बीच में रखना ही ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा महंगाई जो है वो भी देश के लिए ख़राब होती है, लेकिन चीज़ें ज़्यादा सस्ती हो जाएं वो भी देश के लिए काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि 2 से 4% के बीच में अभी इन्फ्लेशन का टारगेट रखा गया है। लेकिन अब जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो अभी इस फाइनेंशियल ईयर में यानी 2021 में पहली बार मीटिंग उसकी हुई और उन्होंने कहा है कि अगले साल यानी 2022 में 10.5% का GDP एक्सपेंशन जो है वो होने वाला है। अब जो हमने कल के एडिटोरियल में डिस्कस किया वहाँ हमने ये चीज़ देखी थी कि अगर तुम अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की बात करो, SBI, RBI, वर्ल्ड बैंक, ADB और बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ऐसा डेटा देते हैं कि कंट्री की पर्टिकुलर ग्रोथ कितनी होने वाली है। तो हमने पिछले एडिटोरियल्स में ये चीज़ डिस्कस करी कि किस तरीके से ये ऑर्गेनाइजेशंस डेटा तो दे रहे हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड अगर डेवलपमेंट की या ऑन ग्राउंड अगर जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसकी बात करो तो वो उतनी ज़्यादा फल फूल के बाहर नहीं आ रही है। क्योंकि अभी अगर हमारा ग्रोथ रेट आप मानो तो करीब करीब 1% के आसपास चल रहा है, तो 1% अभी चल रहा है इस क्वार्टर में, तो अगले साल डायरेक्टली 10 से 11% कैसे जंप कर सकता है। ऑल्दो ये हमारा खुद का स्टिमुलेशन है, लेकिन जितनी भी रिपोर्ट्स हैं जैसे मैंने बताया SBI, RBI, वर्ल्ड बैंक, इन सब की जो रिपोर्ट्स हैं ये भी अपनी तरफ से गलत नहीं हो सकती। तो देखते हैं फ्यूचर में क्या डेवलपमेंट्स होंगी, क्या पता अगले क्वार्टर्स में जो ग्रोथ है वो बिल्कुल बढ़ चढ़ के आए, तो डेफिनेटली ये टारगेट अचीव हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर कंज्यूमर का जो कॉन्फिडेंस है यानी जो हम जैसे नागरिक हैं उनका कॉन्फिडेंस तो एक तरीके से कम हो ही चुका है, जैसे मैंने आपको अभी बताया, क्योंकि अभी का ग्रोथ रेट बहुत कम चल रहा है। तो ये बात है कि आगे जाके भी ग्रोथ रेट कितना बढ़ेगा ये एक बहुत बड़ा डाउट का सीन हो चुका है आज की डेट में। अब यहाँ पर एक काफ़ी मेजर इंडेक्स की बात की गई है, इसको मैं स्टार मार्क कर देता हूँ। HIS मार्केट मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स
काफ़ी लंबा चौड़ा इंडेक्स है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो डेटा अगर आप कोट करोगे तो यही क्वालिटेटिव बनाता है आपके डिस्कशन को। तो अगर इस इंडेक्स की बात करें तो मार्च के सर्वे में इन्होंने रिवील किया कि बिजनेस जो है, ऑल्दो सरकार तो अपनी तरफ से कह रही है कि बिजनेस ग्रोथ हो रहे हैं, लेकिन अगर ऑन ग्राउंड कंडीशन देखी जाए तो पिछले 7 महीनों में सबसे ज़्यादा लो चल रहे हैं। इसके अलावा रिसर्च फर्म की सब्सिक्वेंट इंडिया जो रिपोर्ट थी, उन्होंने भी ये बताया कि जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, यानी जो भी जॉब प्रोवाइडर्स हैं इंडस्ट्रीज में, जितनी भी सर्विसेज कंपनीज हैं, यानी सिंपल भाषा में आप आईटी कंपनीज को ले लीजिए, वो एक तरीके से अपनी जॉब्स को शेड कर रही हैं, यानी जॉब्स को कम कर रही हैं, लोग जॉबलेस हो रहे हैं और पिछले 13 महीनों से ये सीन चलने में लगा हुआ है, ये अभी तक डिक्रीज में नहीं है। तो ये सब कंडीशन प्रिवेल कर रही हैं। अब शक्तिकांत दास जो अभी करंट गवर्नर हैं आरबीआई के, उन्होंने एक तरीके से एक बड़ी कमेटी का गठन किया जहां पर उन्होंने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार में एक ज्यादा कोऑर्डिनेशन बनाने की जरूरत है। आपको पता होगा, अगर आपने एम लक्ष्मीकांत पढ़ी है, तो केंद्र और राज्य सरकार के बीच में आपस में मतभेद जो है वो आज की डेट का मुद्दा नहीं है, ये काफी साल पहले से चला आ रहा है और इनफैक्ट आपको पता होगा कि इसके लिए काफी ज्यादा रिफॉर्म्स ला दिए गए हैं, लेकिन आज की डेट में भी कई कंडीशन ऐसी हैं जहां पर केंद्र और राज्य सरकार में टसल रहता है। अगर आपको सिंपल का एग्जाम्पल दूं, ऑल्दो दिल्ली एक राज्य नहीं है, वो केंद्र शासित प्रदेश है, यानी यूनियन टेरिटरी है, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार और दिल्ली में आज की डेट में बहुत टसल चल रहा है। अगर आपको पता होगा, GNCTD बिल जो हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया, उस बिल में दिखाया जा रहा है किस तरीके से केंद्र और राज्य सरकार में काफी ज्यादा मतभेद है। तो शक्तिकांत दास जी कहते हैं कि ऐसी कमेटी का गठन करने की जरूरत है जो केंद्र और राज्य सरकार में एक तरीके से कोऑर्डिनेशन बनाए और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है उनमें टैक्स जो है वो कम करें। यानी आज की डेट में जितने भी लोग हैं उनमें ऐसा हो रहा है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा टैक्स का बर्डन आ रहा है। अब क्योंकि बर्डन आ रहा है तो लोग जो है उनको इस चीजों से दिक्कत तो आ रही है, तो एक तरीके से टैक्स का बर्डन कम करने की जरूरत है, क्योंकि अगर टैक्स का बर्डन कम होगा तभी जाके जो लोग हैं वो सही डायरेक्शन में जाएंगे और इकोनॉमी ग्रो करेगी। इंटरनेशनल कमोडिटीज के प्राइसेस भी काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। अब आपको पता होगा कि लॉजिस्टिक्स के कॉस्ट को मैं सिंपल सी बात रिलेट करता हूँ। रिसेंटली सुएज कैनाल में ब्लॉकेड हुआ था, जहां एवर गिवन नाम की जो शिप थी उसने सुएज कैनाल को इस तरीके से ब्लॉक कर दिया था कि ट्रेड जो है कैनाल का, जैसे ये सुएज कैनाल है, तो इस डायगनली उन्होंने ब्लॉक कर दिया था। इंटेंशनली नहीं किया था, वो गलती से हो गया था। तो अब जो कि कैनाल ब्लॉक हो गया तो बहुत ज्यादा ट्रेड जो है वो रुक गया था। एक दिन में $55 बिलियन का ट्रेड जो था उसका लॉस हो रहा था। ये पर डे की बात हो रही है। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट जो है वो भी काफी ज्यादा बढ़ रही है। अब हमारे सऊदी के साथ जो है हमने अपने ऑयल के इंपोर्ट भी कम कर दिए हैं, तो सऊदी ने जितनी भी उनकी लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट थी, क्योंकि इंडिया जो है मर्चेंट शिप्स जो सऊदी के ही लेता है एक तरीके से, जो भी हमारा ट्रांसपोर्ट होता है मैरीटाइम रूट से, तो एक तरीके से वहां पर भी लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट जो है बढ़ रही है। और अगर ट्रांसपोर्टेशन या लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट बढ़ती है तो देश में हर चीज की जो दाम है यानी महंगाई है वो बढ़ती है। तो हम देख सकते हैं किस तरीके से जो इन्फ्लेशन है वो अलग अलग चीजों द्वारा टारगेट हो रहा है और गवर्नर ने भी, यानी आरबीआई के गवर्नर ने भी अपनी रिकमेंडेशंस दी हैं। अब देखते हैं फ्यूचर डेवलपमेंट्स क्या क्या होती हैं और आगे जाके क्या क्या ग्रोथ रेट हमारे देश का निकलता है। चलिए अगले आर्टिकल की बात करते हैं। फॉलिंग शॉर्ट यानी वैक्सीन की शॉर्टेज की बात की गई है। अब देखिए इस आर्टिकल को भी सिंपल सी बात में अगर मैं डिस्कस करूं तो हमारे देश में बात यह है कि वैक्सीन का प्रोडक्शन काफी मेजर पेस में हो रहा है, लेकिन कई राज्य ऐसे कंप्लेन कर रहे हैं कि उनमें वैक्सीन की कमी आज की डेट में दिखाई दे रही है। आज की डेट में हो क्या रहा है, हर दिन करीब करीब 1 लाख केस आ जा रहे हैं, ठीक है, और ये 2 से 3 दिन में आप कह सकते हैं काफी ज्यादा स्पाइक देखा जा रहा है। दिल्ली और महाराष्ट्र ऐसे राज्य हैं जिन्होंने नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। ऑल्दो यहाँ लिखा नहीं गया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के भी कई राज्य नहीं, मध्य प्रदेश के भी कई शहर, जैसे उनकी कैपिटल सिटी भोपाल है, वहां भी नाइट कर्फ्यू इम्पोज कर दिया है। पंजाब, उन्होंने भी नाइट कर्फ्यू इम्पोज कर दिया है। तो एक तरीके से इन सब राज्यों ने नाइट कर्फ्यू इम्पोज कर दिया है ताकि वो इसको कम कर सकें। लेकिन अगर ऑन ग्राउंड देखा जाए तो नाइट कर्फ्यू जो है वो इतना ज्यादा आप कह सकते हैं सक्सेसफुल चीज तो नहीं है। थोड़ी बहुत हेल्प डेफिनेटली करता है, लेकिन राइटर के अकॉर्डिंग उतना सक्सेसफुल नहीं है। क्यों? डे टाइम में जब सबसे ज्यादा लोग भीड़ भाड़ वाले इलाकों में रहते हैं तब कोई कर्फ्यू होता नहीं है, और जब रात के टाइम जहां पर अप्रोक्सीमेटली 80 से 90% जनता सोई हुई होती है, उस टाइम कर्फ्यू इम्पोज करने की क्या फायदा? जब लोग सड़क पे है नहीं तो कर्फ्यू इम्पोज करके क्या करोगे? कर्फ्यू तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में इम्पोज करना चाहिए ना, ताकि जहां पर ज्यादा लोग हैं तो वहां पर लोग कम हो या भीड़ बिल्कुल ना हो, तब वो चीज हेल्प करेगी भी। तो एक तरीके से नाइट कर्फ्यू बस बहुत ज्यादा हेल्पफुल तो नहीं है, लेकिन फिर भी समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाली जो बात है वो यहाँ बिल्कुल सही बैठती है। भारत में भी 2 अलग अलग वैक्सीन जो हैं वो काम में आ रहे हैं। ये वैक्सीन कौन सी हैं? कोविशील्ड और कोवैक्सिन।
अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इन दोनों में से जो सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो वैक्सीन बना रहा है वो ओरिजिनली कौन सी वैक्सीन है? देखिए, भारत बायोटेक जो बना रहा है वो तो हमारी इंडाइजीनियस है, यानी हमने खुद बनाई है, लेकिन जो सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रहा है वो वैक्सीन जो है हमने एक तरीके से हमारी खुद की नहीं है, किसी और कंट्री से ली है और उसका नाम चेंज कर रखा है। तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। अब हमारे देश में सेकेंड वेव जो है कोरोना की वो मार्च में एक तरीके से शुरू हुई और हमारे जितनी भी जनता थी उनमें वैक्सीन लगाने की एक तरीके से होड़ है, यानी काफ़ी ज़्यादा लोग वैक्सीन लगाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग डर भी रहे हैं। बस दिक्कत यह है कि सरकार जो है वो किसी और ही भाषा में बात कर रही है। एक तरफ से सरकार कहती है कि वैक्सीन जो है वो डेफिनेटली सब लोगों को मिलेगी, लेकिन अगर ऑन ग्राउंड देखा जाए तो वैक्सीन की कमी दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो लोग जिनको ये बीमारी यानी कोरोना इफेक्ट कर सकता है वो है हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स। कौन? सफाई कर्मचारी, सैनिटेशन वर्कर्स जितने भी हो गए, पुलिस मैन जितने भी हो गए, ये सारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं। और जितने भी बड़े लोग हैं यानी 45+, 60+ एज के जो लोग हैं वो लोग सबसे ज़्यादा इस डिजीज़ को वल्नरेबल हैं। अगर इंडिया की बात करें तो हम एक दिन में 4 मिलियन डोज जो है वैक्सीन की एडमिनिस्टर कर रहे हैं, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। लेकिन फिर भी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य कह रहे हैं कि वैक्सीन की शॉर्टेज हो रही है उनके राज्यों में, ऑल्दो केंद्र सरकार कहती है कि ऐसी कोई भी शॉर्टेज नहीं है। तो देखिए दोबारा वही बात आ गई, केंद्र और राज्य सरकार में मतभेद। अब इसके बाद हम देख सकते हैं कि काफ़ी सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने अपने हेल्थ केयर वर्कर्स को, बाकी सारे जो एल्डरली लोग हैं उनको प्राइवेटाइज किया और हम भी वही चीज़ कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत है बैरियर्स की। किस टाइप के बैरियर्स? जैसे पहले से क्या हो रहा था कि वैक्सीन लगाने के लिए डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ रहे थे, कोविन ऐप में रजिस्ट्रेशन करना पड़ रहा था, उसके बाद वेटिंग पीरियड था, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी, आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन करना। तो इस टाइप के बैरियर्स बाकी कंट्रीज में नहीं है। वहाँ पर वॉक इन वैक्सीनेशन होता है, यानी जाओ और वैक्सीन लगा के आ जाओ। तो हमें इस टाइप के बैरियर्स को रिमूव करना है ताकि लोग जो है उनको और सहूलियत हो वैक्सीनेशन करवाने में। तो सरकार को एक तरीके से सप्लाई लाइन को इनिशिएट करके तेज करवाना है और वैक्सीन का जो यूनिवर्सल एक्सेस है यानी सभी लोगों को एक्सेस जो मिले उसको एक्सेलरेट करने की जरूरत है। अगला आर्टिकल लोक अदालत की बात करता है कि कंडीशन आज की डेट में हमारे कंट्री में लोक अदालत की क्या है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी अगर जस्टिस को डिले कर दिया तो एक तरीके से आपने यही कह दिया कि जस्टिस तो मिलेगा ही नहीं, यानी टाइम पे जस्टिस देना जरूरी है। अब देखिए बात है कि एवरेज जो लोग हैं यानी रिच हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, उनको तो जस्टिस मिल ही जाता है, लेकिन पुअर स्टेटा का क्या होता है? गरीब लोग जो हैं उनको एक तरीके से दिक्कत होती है क्योंकि उनको फेयर ट्रीटमेंट जस्टिस में नहीं मिलता हमारे लीगल सिस्टम द्वारा। अब लोक अदालत जो है ना वो बनी ही इसलिए वजह से है। लोक अदालत का मतलब होता है पीपल्स कोर्ट, यानी लोगों की अदालत, और इस्टेब्लिश इसलिए हुई थी ताकि जस्टिस मिले सारे लोगों को इन एन अफोर्डेबल वे। अब देखिए जो नेशनल लोक अदालत है NLA 2021 की, वो अभी तक उसकी पहली बैठक जो है, मीटिंग जो है वो हुई ही नहीं है और पहली जो है अप्रैल 10 में होगी। 38 साल हो गए लोक अदालत को फंक्शन करते हुए, लेकिन क्या वो एफिशिएंटली परफॉर्म कर रही हैं? क्योंकि आज की डेट में जो गरीब लोग हैं उनको सबसे ज़्यादा मेजर दिक्कत क्या थी कि उनको जस्टिस नहीं मिलता। तो जब नेशनल लोक अदालत बनी हुई है और फिर भी पुअर लोगों को जस्टिस नहीं मिल रहा, तो क्या ये अदालत एफिशिएंटली काम कर रही है? मेजर मुद्दा तो ये है। क्या ये गरीब लोगों को एम्पावर करती है? क्या ये जो अनजस्ट कॉम्प्रोमाइजेस हैं उनको एक तरीके से काटती है? वो तो आगे जाके देखा जाएगा। जो हमारे इससे पहले के CJI थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई साहब, उन्होंने ये कहा कि जितने भी सारे कोर्ट हैं, अदालत जितनी भी हैं, वो रिच और पावरफुल पीपल के लिए ही बनी हुई हैं, जो एक्चुअल में ऑन ग्राउंड दिक्कत है। इसीलिए तो लोक अदालत का गठन किया गया। 42वां संविधान का संशोधन जो 1976 में हुआ था, उन्होंने हमारा आर्टिकल 39 यानी DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को हमारे संविधान में एक तरीके से डाल दिया था, जो क्या कहता है? इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू पुअर। देखिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। और DPSP होते किस लिए हैं? ये राज्य को कानून बनाने में हेल्प करते हैं, ये इनका मेन मुद्दा होता है। लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987, ध्यान रखिए आप इस टाइप की चीजों को आप स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा दिखने में आसानी हो। तो देखिए इस टाइप की जो चीजें हैं आप उनको स्टार मार्क करके प्लीज नोट कीजिए, क्योंकि ये चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 ने हमारे पार्लियामेंट में ये इनेक्ट किया कि एक तरीके से 1995 में जब वो एक्ट इनेक्ट हो जाएगा तो उसके बाद वो फ्री कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, किनको? सोसाइटी के वीकर सेक्शंस को, और एक तरीके से उसके बाद लोक अदालत को भी ऑर्गेनाइज करेगा। ध्यान रखिए ये सब चीजें किसमें आती हैं? लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 के अंदर। उसके बाद स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज, ये एक तरीके से लोक अदालत को जो है मंथली बेसिस पे ऑर्गेनाइज करती है। लेकिन
अब इसके आगे बाद हम देखा जाए तो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो है उन्होंने बताया है कि हमारे देश में 2016 से 2020 तक 52,46,415 केसेस लोक अदालत ने एक तरीके से एडमिनिस्टर कर चुके हैं। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड, देखिए ये पॉइंट बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं क्या बताऊं, ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड जो है, इसके डेटा के अकॉर्डिंग 16.9% केसेस जो हैं डिस्ट्रिक्ट और तालुक के कोर्ट में आज की डेट में पेंडिंग है, यानी जो 3 से 5 साल पुराने हैं। और अगर हाई कोर्ट की बात की जाए तो 20.4% केसेस हाई कोर्ट में पेंडिंग है और आज की डेट में, जो 5 से 10 साल पुराने हैं। और 17% ऐसे हैं आज की डेट में जो सुप्रीम कोर्ट में ये केसेस पेंडिंग हैं, जो 10 से 12 साल पुराने हैं, ठीक है। उसके अलावा 66,000 केसेस जो हैं वो आज की डेट में पेंडिंग भी हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने। 57 लाख केस ऐसे जो हैं जो हाई कोर्ट के सामने पेंडिंग है। और 3 करोड़ केस ऐसे हैं, 3 करोड़, जो आज की डेट में कई जिलों में और कई सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में पेंडिंग है। वीवीएस राव जो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के फॉर्मर जज थे, उन्होंने ये बताया कि इन सभी केसेस को सुलझाने में करीब करीब 320 साल लग जाएंगे हमारे देश को, पूरा बैकलॉग को खत्म करने में। देखिए कितनी बुरी हालत चल रही है आज की डेट में। अब लोक अदालत जो है ना, वो एक उनका सबसे बेस्ट चीज़ ये होती है कि वो एक तरीके से सिंगल डे में केस को डिस्पोज कर देते हैं, यानी केस को सुलझा देते हैं। लेकिन अब देखिए, इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत कोई ऐसा स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन नहीं है इन सब कोर्ट्स को फॉलो करने का, लेकिन फिर भी दिक्कतें आ रही हैं। फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन में दिक्कत क्यों आ रही है? नेशनल लोक अदालत जो है वो 2015 और 2016 तक मंथली बेसिस पे रेगुलरली ऑर्गेनाइज की जाती थी, लेकिन 2017 के बाद इनको डिसकंटिन्यू क्यों कर दिया गया? क्या रीज़न है? ऐसा कोई रीज़न दिया ही नहीं किसी ने। मेजर दिक्कत तो ये है, ऊपर से कोविड-19 की महामारी। वैसे ही कोर्ट हमारे बहुत अच्छे चल रहे थे करके कि कोविड-19 ने और दिक्कत कर दी, तो ई लोक अदालत हमें ऑर्गेनाइज करनी पड़ी, दोनों नेशनल और स्टेट लेवल पे। अब दिक्कत क्या है? ई लोक अदालत ठीक है, हम और कुछ कर भी नहीं सकते, हम ऑनलाइन ही कर सकते हैं अदालत को, लेकिन फिर भी हमें ध्यान देना है कि किस तरीके से जस्टिस की क्वालिटी जो है वो मेंटेन रहे। मेजर दिक्कत ये है। तो अभी जो जस्टिस एन वी रमन्ना है, जो हमारे नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने वाले हैं, किसके बाद? जस्टिस एस.ए. बोबडे के बाद। तो देखिए, अब क्योंकि ये अगले सीजीआई होने वाले हैं, तो इनसे उम्मीदें ये हैं कि ये कुछ बहुत कॉन्क्रीट स्टेप्स लेंगे किस चीज़ के लिए? हमारे जुडिशियल सिस्टम को एक तरीके से एम्पावर करने के लिए कुछ इनोवेटिव स्टेप्स लेंगे, और तरीके से हमारी जो जस्टिस की क्वालिटी है नेशनल लोक अदालत द्वारा वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होगी। इसके रिगार्डिंग मैंने पहले ही एक आर्टिकल और एक वीडियो बना चुकी है, अगर आपने उसको नहीं देखा तो डेफिनेटली उस वीडियो को देख लीजिए, जहाँ पर जो नए सीजीआई हैं जस्टिस एन वी रमन्ना जी, उन्होंने नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन को गठन करने की बात की गई है। किस तरीके से जजेस की शॉर्टेज को कम किया जाएगा और आगे जाके ये सब चीज़ें जो हैं हमारे जुडिशियल सिस्टम में सही होगी, ताकि लोग जो हैं हमारी जुडिशरी पे सवाल ना उठा सकें। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आप इस वीडियो को डेफिनेटली देख लीजिए। ये ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन एक तरीके से हमारी जुडिशरी में रिफॉर्म्स आने की बात करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले एडिटोरियल की तरफ, जहाँ कार्बन न्यूट्रलिटी की बात की गई है। अब आज की डेट में दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि हमें अपना कार्बन फुटप्रिंट भी कम करना है, कार्बन न्यूट्रल देश भी बनना है, ग्रीन हाउस एमिशंस भी कम करने हैं, ठीक है। उसके बाद ये सब चीज़ें जो हैं हमारे क्लाइमेट चेंज को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती हैं, तो हमें क्लाइमेट चेंज को भी हमारा एक तरीके से मेंटेन करके चलना है। इन सब चीज़ों के अलावा हमें अपने डेवलपमेंट भी करना है, तो अब ये सब चीज़ें एक साथ कैसे होंगी? मेजर दिक्कत तो ये है ना। अब एनर्जी एंड क्लाइमेट इंटेलिजेंस यूनिट, इस ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रैल के शुरुआत में ये बताया कि 32 देश ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि इस सेंचुरी के मिड में, यानी करीब करीब 2050 के आसपास ही वो कार्बन न्यूट्रल बन पाएंगे। ऑल्दो टारगेट कब पर रखा गया था? 2040 का, यानी ये 10 साल एक तरीके से डिले करने की बात कर रहे हैं। और 10 साल में तो देश कहां से कहां पहुंच जाता है। अब इसमें से 8 देश ही ऐसे हैं, केवल 8 देश, जिन्होंने एक फर्म स्टैंड लिया, यानी जिन्होंने सच में कहा है कि जो उनका टारगेट है वो उस टारगेट को सेटिस्फाई करेंगे। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो 2015 में भारत ने साइन किया था, उसके आर्टिकल 4.1 के अकॉर्डिंग ये कहता है कि ये हमारा एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है कि हम अपना टेम्परेचर गोल जो है उसको अचीव करें। और ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशन है वो एक तरीके से कर क्या रहा है? वो हमारा ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर जो है उसको बढ़ा रहा है। मान लीजिए कि 2021 में ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर, यानी ग्लोबल तो नहीं, हमारे देश का एवरेज टेम्परेचर गर्मियों में रहा है करीब करीब 35 डिग्री सेल्सियस। तो कंडीशन अगर सेम रही तो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन अगर होता रहा तो ये पता चलेगा कि कुछ साल बाद 35 की जगह 37 डिग्री एवरेज टेम्परेचर होगा, यानी पूरे देश का एवरेज टेम्परेचर 2 डिग्री से बढ़ जाएगा। और 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया में जो वाइल्ड फायर्स हुई, जिसमें इतना बड़ा जंगल जो है साफ हो गया, इतनी सारा वाइल्ड लाइफ,
कितनी एक्सटिंक्ट और एंडेंजर्ड और वल्नरेबल स्पेशीज ऐसी थी जिनको बचाने की ज़रूरत थी, लेकिन उनका भी एक तरीके से कह सकते हैं एक्सटिंक्शन हो गया। तो इस टाइप की चीज़ें जो है ना आगे जाके बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। और आपको पता होगा कि हमारे देश के कई वल्नरेबल एरियाज जैसे JNK, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पर कई मेजर तख्ता ऐसा है जहाँ पर पाइन ट्रीज बहुत ज़्यादा हैं और पाइन ट्री जो हैं एक तरीके से आग बहुत जल्दी पकड़ते हैं। तो क्लाइमेट गोल्स को अचीव करने की यहीं पर मेन एम आती है, क्योंकि 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने से भी बहुत ज़्यादा क्लाइमेट में इफेक्ट पड़ता है। लेकिन हमें 2 डिग्री पे भी फोकस नहीं करना है। हमें अभी अपना जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है उसको 1.5 डिग्री पे 1.5 डिग्री पे रोक देना है, क्योंकि देखिए इंडस्ट्रीज चलती रहेंगी, डेवलपमेंट वर्क चलता रहेगा, इन सब चीज़ों को रोक नहीं सकते। तो फिर भी हम एक्चुअली अपना जो कार्बन फुटप्रिंट है और ग्रीन हाउस गैस एमिशन है उसको तो रोक सकते हैं ना, और उसको रोकने के लिए हमें 1.5 डिग्री पे इसको रोक देना है। तभी तो अगर आपको पता होगा कि रिसेंटली हमारे कंट्री में टेस्ला ने बैंगलोर में अपना प्लांट सेटअप करने की बात की गई है, क्योंकि टेस्ला इंडिया में आ रही है। तो इंडिया ने क्या किया कि गुजरात में लिथियम रिफाइनरी इस्टेब्लिश कर दी है, क्योंकि आपको पता होगा कि जितनी भी इलेक्ट्रिक कार की बैटरीज होती हैं उसमें लिथियम का यूज होता है और इंडिया में लिथियम प्रोडक्शन नहीं होता है। क्योंकि इंडिया में लिथियम प्रोड्यूस नहीं होता है तो डेफिनेटली हमें लिथियम का कहीं ना कहीं से एक तरीके से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का एक तरीके से हमें करना पड़ेगा ऑन ग्राउंड, तब जाके चीज़ें सेटिस्फाई होंगी। उसके अलावा आपको पता होगा MG यानी मॉरिस गैराज और टाटा, इन सब ने भी एक तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लॉन्च करने की एक तरीके से इनिशिएटिव ले लिया है, जो ऑन ग्राउंड एक्चुअल में हेल्प कर रहा है। इंटर गवर्नमेंटल पैनल और क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट, ये रिपोर्ट है कहती है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो एक तरीके से 1.5 डिग्री पे रोक दी जाए तो बिल्कुल सही होगी। अगर हमें अपना 2050 या 2040 का जो गोल अचीव करना है, अगर हम उसको 50% भी अचीव करें ना, यानी 50% प्रोबेबिलिटी के साथ भी हम उसे अचीव करें, यानी आधा ही अचीव करें, सिंपल सी बात है, तो फिर भी हमें 480 गीगा टन यानी करीब करीब 480 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करना पड़ेगा हमारे एनवायरनमेंट से। बहुत 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 मेजर ये एक आप कह सकते हैं गोल है। कल के एडिटोरियल में मैंने आपको बताया कि मीट कंजप्शन से ही पूरे वर्ल्ड का 1/3 कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है। कल के एडिटोरियल में ही आया था और देखिए आज के एडिटोरियल में दोबारा नया एडिटोरियल जो है वो कार्बन फुटप्रिंट को लेके आ गया है। तो तरीके से हमें अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए ग्लोबल कार्बन न्यूट्रलिटी अचीव करनी पड़ेगी, वो भी कब तक? 2039 तक। 2050 में अचीव करने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि तब तक जो चीज़ बिगड़नी होगी वो बिगड़ चुकी होगी। भारत को अपने कार्बन न्यूट्रलिटी के गेम में फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन इसी के साथ साथ हमें अपने डेवलपमेंट पे भी फोकस करने की ज़रूरत है। अब चाइना, US ये ऐसे देश हैं जो हमसे ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं, तो अगर ये चीज़ कहते हैं कि सभी देशों को अपना डेवलपमेंट रोक के कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है, तो वो एक तरीके से इनजस्टिस होगा, क्योंकि तुम खुद तो डेवलप हो चुके हो, लेकिन जब दूसरे देश के डेवलप होने की बात आई तो तुम वहाँ पर कार्बन न्यूट्रलिटी का बहाना लेके दूसरे कंट्रीज का डेवलपमेंट रोक देते हो। अब भारत जो देश है ना, उसमें डेवलपमेंट की ही बात नहीं है, गरीबी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अब गरीबी से चलो एक मेजर चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, भारत में गरीब कौन है? अगर आप इकोनॉमिक्स की बात करें, रूरल एरियाज में जो इंसान 21 रुपया एक दिन से कम कमाता है और अर्बन एरियाज में 24 रुपया एक दिन इससे कम कमाता है, तो वो इंसान गरीब है। अब देखिए, अगर हम आज की डेट की बात करें, यानी 21st सेंचुरी में क्या चीज़ चल रही है, उसके अकॉर्डिंग तो 20-21 रुपया कुछ भी नहीं हुआ। सिंपल सी बात है, आज की डेट में जो इंसान 500 रुपये भी कमा रहा है वो भी एक्चुअल में गरीब ही है। लेकिन हमें इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन से चलना है, क्योंकि यूपीएससी आपको कभी भी आपका जो एस्टिमेटेड डेटा है उससे नहीं पूछेगा, वो हमेशा इकोनॉमिक्स की भाषा में ही बात करेगा, और इकोनॉमिक्स की भाषा में तो यही है। एक और चीज़ मैं बता दूं, इकोनॉमिक्स की भाषा में गाँव के इलाकों में 2400 कैलोरीज पर डे किसी को अगर मिल रही हैं तो वो गरीबी रेखा से ऊपर है, अगर इससे कम मिलती हैं तब वो गरीबी रेखा से नीचे है। वैसे ही शहरों में यानी अर्बन इलाकों में 2100 कैलोरीज पर डे से अगर कम किसी को खाना मिल रहा है तब वो गरीब तख्ते में आता है। खैर 2000 कैलोरीज के आसपास तो नॉर्मल 3 टाइम की डाइट होती है इंसान की। तो चलिए टॉपिक से भटकते नहीं हैं। अब भारत जो है वहाँ पर हमें हमारी पॉवर्टी को भी काउंटर करना है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, देखिए 2021 में अभी जनगणना होने वाली है। इससे पहले जनगणना कब हुई थी? 2011 में। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जनगणना जो है वो 10 साल में एक बार होती है। और पहली जनगणना किसने कराई थी? लॉर्ड मायो ने कराई थी। कब कराई थी? 1871 में। देखिए ये सारी चीज़ें जो है ना, ये अगर आपने मेडिवल इंडिया या एंशिएंट इंडिया ये सब चीज़ों को पढ़ी होंगी, उसके साथ ही आपने अगर इकोनॉमिक्स को इंडेप्थ पढ़ा है तो ये सब चीज़ें आपको पता होंगी, क्योंकि यहीं से सवाल उठ के आते हैं। तो अब देखिए, क्योंकि हमारी गरीबी हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बहुत ज़्यादा है, और हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे भी ध्यान देना है। क्यों?
अब आपको पता होगा रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, पहली बात तो कंट्री के अंदर पहला ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट करता है। जैसे आप वर्ल्ड बैंक की बात कर लें, IMF की बात कर लें, ADB की बात कर लें, SCO की बात कर लें, ये सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो भारत के अंदर नहीं है, बाहर के देशों में है। लेकिन इंटरनेशनल सोलर अलायंस ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके हेडक्वार्टर्स गुड़गांव में है। यानी एक तरीके से भारत भी ऐसा देश है जहां पर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया है, और ये पूरा भारत नहीं किया है। इनफैक्ट इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंडर तो हमने यूनाइटेड नेशंस को 193 सोलर पैनल्स जो हैं गिफ्ट किए थे। क्यों? क्योंकि एक तरीके से हमने 193 सोलर पैनल्स को 193 देशों से लिंक किया, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के अंदर 193 देश आज की डेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो हमने एक तरीके से फ्रेंडशिप और हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस को इन्हेंस करने वाली बात की, और यही कारण है आज की डेट में जैसे कंट्रीज हैं US, UK, यानी चाइना को छोड़ के, चाइना, मलेशिया और टर्की को छोड़ के बाकी जितने भी देश हैं वो आज की डेट में इंडिया के काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं आज की डेट में। तो एक तरीके से हम अपनी सस्टेनेबिलिटी पे भी, यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को एम्पावर करने के बाद हम अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स पे काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। सस्टेनेबिलिटी क्या होती है? रिसोर्स को इस तरीके से यूज़ करना कि रिसोर्स आज भी इस्तेमाल हो और आगे जाके फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी काम आए। तो ये आज हमने डिस्कस करे ये 4 अलग अलग एडिटोरियल्स। आई होप आपको ये एडिटोरियल्स पसंद आए होंगे। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप कर दीजिए। उसके अलावा जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे उसको भी आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर दीजिए। मैं उसके आंसर जो है एक्चुअल में कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, जब आप उसको अपने हिसाब से आंसर कर देंगे। वीडियो को लाइक नहीं किया तो डेफिनेटली लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से इंक्रीज होती है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि आपको इस टाइप के एडिटोरियल की जो वीडियो है विदिन 30 to 40 मिनट्स मिल जाए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।